ये कहानी एक ऐसी दास्तान है जो आपकी धड़कन को आखिरी तक तेज बनाए रखेगी। इसमें सही और गलत के बीच आपकी राय बार बार बदलती रहेगी क्योंकि इसकी घटनाएं लगातार नए मोड़ ले आती है। इस फिल्म का नाम है गॉन गर्ल। तो कहानी की शुरुआत निक नाम के एक इंसान से होती है जो अपनी 40 की उम्र पार कर चुका है। उसने खूबसूरत और सफल राइटर एमी से शादी की थी। एमी को आप J.K. रोलिंग्स जैसी प्रतिष्ठित लेखिका के रूप में नहीं बल्कि एक अच्छी खासी सफल राइटर के रूप में देख सकते हैं। वहीं निक एक ऐसा लेखक है जो छोटे मोटे आर्टिकल्स लिखकर अपना समय बिताता है, जैसे 7 दिन में चमगादड़ से परी कैसे बने। आज उनकी शादी की सालगिरह है, लेकिन निक के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। उसने न सिर्फ कोई गिफ्ट दिया बल्कि एमी को विश भी नहीं किया। उसकी शादीशुदा जिंदगी अब उसे खुश नहीं रख पा रही है। निक सुबह सुबह अपनी जुड़वा बहन मार्गो के बार में जाता है। मार्गो से देखकर हैरान रह जाती है और उसकी लटकी हुई शक्ल का कारण पूछती है। निक सिर्फ एक ही शब्द में जवाब देता है, एमी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ वो दिन दिखाया जाता है जब निक और एमी पहली बार मिले थे। एमी बच्चों की किताबों की मशहूर लेखिका है और उसने अपनी नई किताब के लॉन्च इवेंट का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में ढेर सारे लोग मौजूद थे जिनमें निक भी शामिल था। दोनों का किताबों में समान रुचि थी, इसलिए वो बातें करने लगे। इसके बाद वो दोनों न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमने निकले। निक ने अपने आकर्षक व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए एमी को प्रभावित कर दिया और मौका मिलते ही उसे किस भी कर लिया। इसके बाद दोनों ने रात साथ बिताई और यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। निक अपनी ये कहानी बता ही रहा था कि तभी उसके पड़ोसी का फोन आ जाता है। कॉल पर उसे बताया जाता है कि उसकी बिल्ली सड़क पर घूम रही है। निक उसे लेने बाहर निकला और घर के खुले दरवाजे को देखकर चौंक गया। अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। वो घबराकर एमी को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी नजर कमरे में गिरी हुई और टूटी हुई टेबल पर पड़ी। ये देखकर उसके मन में डर बैठ जाता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही देर में डिटेक्टिव रोंडा अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है और घर की तलाशी करने लगती है। उसे किचन में खून की कुछ बूंदें दिखाई देती है। जब वो एमी का कमरा देखती है तो उसे एहसास होता है कि एमी केवल एक नॉर्मल महिला नहीं बल्कि एक मशहूर लेखिका है। अब डिटेक्टिव को इस केस को हाई प्रोफाइल केस की तरह ट्रीट करना होगा। घर की जांच पूरी होने के बाद वो सभी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। निक का मेडिकल टेस्ट किया जाता है और डिटेक्टिव रोंडा उसे भरोसा दिलाती है कि वो जल्दी एमी को खोज लेंगे। इस बीच फॉरेंसिक टीम घर की जांच में जुट जाती है और एमी के क्रेडिट कार्ड्स को ट्रैक किया जाने लगता है। अगले दिन पूरे शहर से अपील करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जिससे लोग एमी को ढूंढने में मदद कर सके। सब कुछ गंभीरता से लिया जा रहा था, लेकिन निक को ये पूरी तहकीकात एक मजाक लग रही थी। उसने इस इन्वेस्टिगेशन की तुलना एक टीवी शो लॉ एंड ऑर्डर से कर दी। डिटेक्टिव रोंडा को निक का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसे उस पर शक होने लगा। उसने निक से कुछ सवाल करने शुरू किए, लेकिन निक ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे पाया। वो ना तो एमी का ब्लड टाइप जानता था, न ही उसका पसंदीदा खाना या निकनेम। जब डिटेक्टिव ने एमी के दोस्तों के बारे में पूछा तो निक ने बताया कि एमी का कोई दोस्त नहीं है और वो अधिकतर समय किताबें पढ़ने में बिताती थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जब निक और एमी की पहली एनिवर्सरी थी। तब तक दोनों बहुत खुश थे। वो एक दूसरे को महंगे तोहफे देते, पब्लिक प्लेसेस में रोमांस करते और अपनी जिंदगी को खुलकर जीते थे। लेकिन अब उनकी शादी की बर्बादी की शुरुआत होने वाली थी। इसी बीच डिटेक्टिव रोंडा क्राइम सीन पर दोबारा पहुंचती है जहाँ एक प्रेग्नेंट महिला अचानक से चिल्लाने लगती है। ये महिला खुद को एमी की बेस्ट फ्रेंड नोवाल बताती है। वो कहती है कि पिछले 1 साल से वो और एमी बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो उनके घर से 3 ब्लॉक की दूरी पर ही रहती है। ये सुनकर डिटेक्टिव को निक पर और भी ज्यादा शक होने लगता है क्योंकि उसने पूछताछ में कहा था कि एमी की कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद डिटेक्टिव ने नोवल को ये कहकर भेज दिया कि वो उसे बाद में पूछताछ करेगी। जब वो घर के अंदर गई तो उसे किचन में खून के धब्बे दिखाई दिए जिन्हें साफ किया गया था। इसके अलावा उसे ये भी पता चला कि पूरा घर एमी के नाम पर ही है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स शामिल होते हैं। ये इवेंट लाइव टीवी पर प्रसारित किया जा रहा था। निक और उसके इन-लॉज भी वहाँ पर मौजूद थे। जब निक की बारी आई तो उसने मुश्किल से 2 लाइन ही बोली, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि निक इस गंभीर स्थिति में भी फोटो खिंचवाते समय मुस्कुरा रहा था। ये देखकर लोगों को अजीब लगा और मामला और भी संदिग्ध हो गया। उसी रात निक अपने पिता के पुराने घर पहुंचता है, लेकिन पीछे से डिटेक्टिव रोंडा भी वहां पर आ जाती है। दरअसल वो निक का पीछा कर रही थी। जब निक को इसका एहसास होता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डिटेक्टिव को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है जब निक और एमी की शादी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इस समय एमी ने अपनी डायरी में सब कुछ लिखना शुरू कर दिया था। वो दोनों अब मिसौरी में शिफ्ट हो गए थे ताकि निक अपनी बीमार माँ की देखभाल कर सके। कई महीने बीत चुके थे, लेकिन निक के पास कोई नौकरी नहीं थी और न ही वो कोई काम करना चाहता था। एमी इस बात से बेहद परेशान थी क्योंकि घर चलाने के लिए उसे अपने अमीर माता पिता से पैसे मांगने पड़ रहे थे। दूसरी तरफ निक को कम पैसों में गुजारा करने की आदत नहीं थी। बेरोजगार होने के बावजूद भी वो एमी के पैसों को बेखौफ तरीके से खर्च कर रहा था, खास तौर पर वीडियो गेम्स पर। एक दिन एमी ने उसे थोड़ा हौसला देने की कोशिश की और कहा कि उसका समय जल्द ही आएगा, लेकिन हमेशा की तरह ये बातचीत बहस में बदल गई और धीरे धीरे उनके रिश्तों में प्यार की जगह तनाव और झगड़ों ने ले ली। अब एमी को
गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे। एमी के माता पिता ने एक इवेंट आयोजित किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एमी को ढूंढने में मदद कर सके। वो अपने बेटी को खोजने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, लेकिन निक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इवेंट में आए लोगों के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त था। रात में मीडिया से बचने के लिए निक अपनी बहन मार्को के घर चला जाता है, लेकिन वहाँ भी वो चैन से नहीं रह पाता। न्यूज चैनलों पर लगातार एमी के गायब होने की खबर चल रही थी। कुछ न्यूज चैनल तो ये सवाल भी उठा रहे थे कि क्या निक ने ही अपनी पत्नी को गायब किया है। ये सवाल अब मार्को के मन में भी घर कर रहा था। वो निक से पूछती है कि क्या इस सब के पीछे वही है। इस बात से निक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो अपनी बहन से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था। पिछले 2 दिन निक के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। वो सिर्फ शांति से सोना चाहता था। मार्को को अपनी गलती का एहसास होता है, वो माफी मांग कर सोने चली जाती है। लेकिन कुछ घंटे बाद एक यंग लड़की घर में आती है और निक से चिपकने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये निक की गर्लफ्रेंड एंडी है। अब चीजें और भी साफ हो जाती हैं। निक को एमी के गायब होने से इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या निक इस पूरे मामले के पीछे था? इसी बीच निक और एंडी फिजिकल हो जाते हैं और साथ में रात बिताते हैं। सुबह सुबह मार्गो एंडी को देख लेती है। वो हैरान रह जाती है कि उसका भाई इतनी बड़ी बात उसे छुपा रहा था। निक अपनी सफाई में कहता है कि एमी ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब एमी को उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी वजह से निक ने बाहर प्यार तलाशना शुरू कर दिया और उसे एंडी में सच्चा प्यार मिल गया। एंडी निक की स्टूडेंट थी और उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। मार्गो ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। वो निक को चेतावनी देती है कि अगर पुलिस को ये बात पता चल गई ना तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब निक हर न्यूज चैनल पर छाया हुआ था, लेकिन गलत कारणों से। इसी बीच एक और फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि एमी को एक बच्चा चाहिए था। उसे लगा कि बच्चे के आने से उनकी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियां हल हो जाएंगी, लेकिन निक को बच्चा नहीं चाहिए था। इसी वजह से उन दोनों के बीच बहस और झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान निक ने एमी को धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर सीढ़ी से टकरा गया। हालांकि बाद में निक ने माफी मांगी, लेकिन एमी के लिए ये सब बर्दाश्त की हद पार कर चुका था। उस दिन के बाद से एमी को निक के साथ रहने में डर लगने लगा। वो डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि निक उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे उसके माता पिता के पैसों की जरूरत थी। अब वर्तमान में डिटेक्टिव रोंडा को एक बड़ी जानकारी हाथ लगती है। किचन से मिले ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आ चुकी थी और वो खून किसी और की नहीं बल्कि एमी की थी। उसी रात निक को एक बड़े इवेंट में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो भीड़ के सामने आता है, एमी की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर पहुंच जाती है। वो निक पर आरोप लगाने लगती है कि वो कुछ छुपा रहा है। तभी सबसे बड़ा खुलासा होता है, जब एमी गायब हुई थी तब वो 6 हफ्ते से प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर भीड़ पूरी तरह से हैरान रह जाती है। ये खबर निक के खिलाफ जाती है। भीड़ निक पर भड़कने लगती है, लेकिन इससे पहले की स्थिति उसके खिलाफ और ज्यादा बिगड़ती, उसे वहां से निकाल लिया जाता है। उसी रात डिटेक्टिव रोंडा फिर से निक के घर पहुंचती है। वो उसे एमी और नोवाल की कुछ तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि ये दोनों अच्छी दोस्त थीं। फिर वो निक को बताती है कि किचन में जो खून मिला है वो एमी का ही है। अब डिटेक्टिव रोंडा के दिमाग में ये पूरी तरह से बैठ चुका था कि एमी की हत्या हो चुकी है, लेकिन वो अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए एक चीज ढूंढ रही थी, डेड बॉडी। इधर मार्गो भी निक के पास आती है और एमी की प्रेगनेंसी के बारे में सवाल करती है, लेकिन निक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो साफ साफ कहता है कि एमी को कभी बच्चा चाहिए ही नहीं था। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर एमी को बच्चा नहीं चाहिए था तो आखिर सच क्या है? इसी बीच डिटेक्टिव रोंडा डेड बॉडी की तलाश में निक के पिता के पुराने घर जाती है। वहाँ उसे कोई लाश तो नहीं मिलती, लेकिन एमी की आधी जली हुई डायरी मिल जाती है। अब यहाँ से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सच्चाई ये थी कि एमी मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी और उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो खुद ही गायब हुई थी। ये सब उसने ही प्लान किया था निक को फंसाने के लिए। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। एमी निक से बदला लेना चाहती थी और इसके लिए उसने एक मास्टर प्लान तैयार किया था। अब कहानी पूरी तरह से नया मोड़ ले चुकी थी। एमी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि ये सब उसकी खुद की योजना थी। उसने निक को फंसाने और उससे बदला लेने के लिए पूरी रणनीति तैयार की थी। इस योजना का पहला कदम था अपने पड़ोस की सबसे भोली भाली लड़की नोवाल को अपनी दोस्त बनाना। नोवाल प्रेग्नेंट थी और एमी ने एक चाल चलते हुए चुपके से उसका यूरिन सैंपल चुरा लिया ताकि पुलिस को लगे कि वो खुद प्रेग्नेंट थी। उसने नोवाल से झूठ बोला कि उसका पति उसे रोज मारता है, जिससे वो और भी ज्यादा सहानुभूति पा सके। जिस दिन एमी गायब हुई थी, उसने खुद अपने शरीर से ब्लड निकाला और उसे 2 थैलियों में भर लिया। फिर उसने वो खून किचन फ्लोर पर बहा दिया और कुछ हिस्से को साफ कर दिया, जिससे ऐसा लगे कि कोई मर्डर हुआ था और क्राइम सीन को साफ करने की कोशिश की गई थी। उसने किचन में खून के छींटे भी फेंके ताकि पुलिस उन सैंपल्स को निक के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इसके बाद एमी ने अपनी डायरी में झूठ कहानियां लिखनी शुरू कर दी। उसने लिखा कि वो एक बच्चा चाहती थी, लेकिन निक नहीं चाहता था और इसी वजह से उसने एमी पर हाथ उठाया। हालांकि हकीकत में निक ने कभी उस पर हाथ उठाया ही नहीं था, बल्कि हिंसा करने वाली तो वो खुद एमी ही थी। एमी को पहले ही पता चल गया था कि निक का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। यही वजह थी कि उसने निक को सबक सिखाने के लिए साजिश रची। उसने अपनी पूरी डायरी ही चालाकी से लिखी ताकि जब पुलिस उसे पाए तो सबको यही
लगे कि निक ही अपराधी है। फिर उसने डायरी को निक के पिता के पुराने घर में फेंक दिया ताकि पुलिस को ये लगे कि वो डर के मारे उसे वहाँ छुपा रही थी। इसी बीच निक को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि एमी उसे फंसा रही है। वो इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए देश के सबसे मशहूर वकील टैनर बोल्ट से मिलने जाता है। टैनर एक बहुत तेज तर्रार वकील था और उसने निक को सलाह दी कि अगर उसे ये केस जीतना है तो वो जनता को अपनी तरफ करना होगा। उसके लिए उन्हें एमी को किसी न किसी तरीके से बदनाम करना होगा। टैनर ने निक से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोर्ट में एमी के खिलाफ गवाही दे सकता है। तब निक को एमी का पुराना बॉयफ्रेंड डेसी कॉलिंस याद आया। डेसी बहुत अमीर आदमी था और एमी के लिए पागल था। दोनों की जोड़ी एक समय पर परफेक्ट मानी जाती थी, लेकिन समस्या ये थी कि डेसी बहुत पॉजेसिव था, जिसकी वजह से एमी ने उसे छोड़ दिया था। डेसी ने तब भी एमी का पीछा करना नहीं छोड़ा और एमी को पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ी थी। निक डेसी के पास जाता है और उससे कोर्ट में गवाही देने के लिए कहता है, लेकिन डेसी आज भी एमी के प्यार में पागल था और इसीलिए उसने गवाही देने से साफ मना कर दिया। अब हमें एमी की नई जिंदगी की झलक मिलती है। वो एक मोटेल में छिपकर रह रही थी और अपनी पहचान बदल चुकी थी। वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। लेकिन एक दिन एक गलती हो गई। उसका पर्स गिर गया और उसके पड़ोसियों ने देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। उसी रात वो उसके कमरे में घुसकर सारे पैसे लूट लेते हैं। ये तो उसका सौभाग्य था कि लोगों ने उसे पहचान नहीं लिया था, वरना पूरी दुनिया को पता चल जाता कि यही वो लड़की है जिसे हर न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है। अब एमी के पास कोई और जगह नहीं थी जहाँ वो सुरक्षित रह सके। ऐसे में उसने डेसी कॉलिंस को फोन किया। वो जानती थी कि डेसी आज भी उसे प्यार करता है और उसकी मदद जरूर करेगा। दोनों एक कसिनो में मिलते हैं जहाँ एमी ने चालाकी से डेसी को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उसने उसे विश्वास दिलाया कि निक उसे मारना चाहता था, इसलिए वो घर से भाग आई। डेसी को उसकी कहानी पर पूरा यकीन हो जाता है और वो उसे अपने प्राइवेट मेंशन में ले जाता है और वहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए थे। टैनर ने निक को लाइव टीवी पर अपने अफेयर की सच्चाई बताने के लिए कहा, क्योंकि अगर जनता को सच बताया जाए तो लोग अक्सर सच्चाई की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि निक लाइव टीवी पर आ जाता, एंडी ने खुद ही पूरी दुनिया के सामने ये राज खोल दिया। अब निक और ज्यादा फंस गया था। लॉयर ने उसे लाइव इंटरव्यू ना देने की सलाह दी, लेकिन निक ने फिर भी लाइव जाने का फैसला किया। उसने गंभीर चेहरे के साथ अपनी साइड की स्टोरी सुनाई। कुछ लोग उसकी बात को सच मानने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग उसे फेक समझ रहे थे। इसी बीच एमी भी ये लाइव इंटरव्यू देख रही थी। अब उसे गायब हुए 24 दिन हो चुके थे और पूरे देश में बवाल मच चुका था। एमी को एहसास हो गया था कि अब उसे वापस जाना होगा, लेकिन एक समस्या थी, डेसी। उसे अब एमी की आदत हो चुकी थी और वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। अब एमी ने एक और खतरनाक प्लान बनाया। इस बार उसका मकसद सिर्फ अपनी वापसी नहीं थी, बल्कि वो एक ही तीर से 2 निशाना लगाना चाहती थी। उसने बाथरूम में जाकर अपने हाथ पर रस्सी के निशान बनाए, जिससे ऐसा लगने लगा कि उसे बांधा गया हो। फिर उसने अपने शरीर को चोट पहुंचाई और कैमरे के सामने ऐसे एक्ट किया जैसे वो मदद के लिए चिल्ला रही हो। रात में जब डेसी वापस आया तो एमी ने उसे सेड्यूस किया। जब डेसी पूरी तरह एमी के झांसे में आ गया, तब उसने चुपचाप छुरा उठाया और उसे मार डाला। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। पूरा देश निक के खिलाफ हो चुका था और डिटेक्टिव रोंडा उसे गिरफ्तार करने ही वाली थी, लेकिन अचानक एक सुबह सब कुछ बदल जाता है। एमी खून से लथपथ घर लौटती है। वो सीधे निक के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। अब तक जिसे पूरा अमेरिका एक क्रिमिनल समझ रहा था, वो अचानक से मासूम साबित हो जाता है। निक को पता था कि एमी झूठ बोल रही है, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर पूरा भरोसा कर लिया। उन्होंने मान लिया कि डेसी ने उसे किडनैप किया था और आखिर में अपनी जान बचाने के लिए उसने डेसी को मार डाला। अब निक के लिए ये पूरा ड्रामा खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी नजर में एमी अब सिर्फ एक खूनी थी। हालांकि पूरी दुनिया की नजरों में एमी एक ब्रेव वुमन बन चुकी थी। निक अब उसके साथ रहना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे इसी डर में जीना पड़ेगा। रात में निक एमी को सुलाता है और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। अब उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए डर बन चुका था। अब तक पूरी दुनिया एमी को बहुत बहादुर महिला और पीड़िता समझ चुकी थी। निक जानता था कि सच्चाई कुछ और ही थी, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो देख सकता था कि कैसे एमी ने चालाकी से पूरी दुनिया को अपनी कहानी में उलझा दिया था। एमी वापस उसी घर में थी जहां से उसने अपनी चालाकी भरी योजना की शुरुआत की थी। वो पूरी तरह से विजय महसूस कर रही थी, लेकिन निक के लिए ये सब एक भयानक सपने की तरह था, जिसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद निक को एहसास होने लगा कि वो अब इसी खेल का हिस्सा बन चुका है। वो जितना भी एमी से बचने की कोशिश करता, एमी उतना ही चालाकी से उसे अपने जाल में फंसाती रहती। निक के अंदर घुटन और डर घर कर गया था। एक तरफ पूरी दुनिया एमी को महान मान रही थी, दूसरी तरफ निक जानता था कि वो एक मैनिपुलेटिव और साइकोपैथ महिला है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था। वो रात में जब एमी सोने जाती है तो निक उसे बिस्तर पर लिटाकर दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। उसका मन अंदर ही अंदर डर और बेचैनी से भर चुका था। वो समझ चुका था कि अब उसे हमेशा इसी डर के साथ जीना पड़ेगा और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।